मित्रों, आज हम पाठ संख्या 18 कक्षा 10 पाठ का नाम है मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम यहाँ दिया गया है मूल्य वृद्धि, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना, यानी बढ़ना। उनकी कीमत पहले 10 रुपये की मिलती थी, 15 रुपये की मिलती है, तो वो मूल्य वृद्धि कहलाएगी। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर ग्राहक जागृति, यानी आप अगर किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता या ग्राहक, और जो आपको बेचता है वो कहलाता है विक्रेता। आज बाज़ार में बहुत तरीके की अलग अलग कंपनियों का सेम प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी एक ही वस्तु। अगर आपको मान लीजिए पेन ख़रीदना है तो अलग अलग कंपनियां पेन बनाती हैं। ठीक है। तो कौन सा अच्छा है, कौन अच्छी क्वालिटी का देता है, या आपके क्या अधिकार हैं। ठीक है। तो उन अधिकारों को यहाँ पर समझाया जाएगा, इसीलिए ग्राहक जागृति यहाँ लिखा गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 1। देखो यहाँ दिया गया है, भारत की अनेक आर्थिक व सामाजिक समस्याओं में एक समस्या मूल्य वृद्धि है। यानी आज के अगर समय की हम बात करते हैं तो मूल्य वृद्धि बहुत तेज़ी से समाज में जो है आपको देखने को मिलती है। अलग अलग वस्तुओं के मूल्य जो होते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार और नियमित ऊंची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर सभी क्षेत्रों की बात करें, आप लोगों को पता है प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें आपका कृषि उत्पाद हैं, मछली पालन है, ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, फिर द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। इस तरीके से उसमें हर एक क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में अगर लगातार वृद्धि हो रही है, एक निश्चित दर से वृद्धि हो रही है, मान लीजिए 2% वृद्धि हो रही है हर एक में, तो ये जो ऊंची दर बढ़ती जाती है, धीरे धीरे 2 से 4 हो गई, 4 से 5 हो गई, ये जो ऊंची दर बढ़ती जाती है, इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, जो एक समस्या रूप है। आज के समय में अगर हम देखें, ये बहुत बड़ी समस्या है जो कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। परंतु स्थिरता के साथ होने वाली मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषण है। कहने का मतलब क्या है कि एक निश्चित दर से अगर बढ़ता है मूल्य तो वो अच्छा माना जाता है और लगातार बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के इस महीने की अगर हम बात करें तो इस महीने में बहुत ज़्यादा हो गया, अगले महीने कम हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। पर अगर बढ़ना ही है तो निश्चित रूप से बढ़े कि 2% मान लीजिए बढ़ रहा है, या 2 रुपये बढ़ रहे हैं, तो वो हर महीने 2-2 रुपये करके बढ़ते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है। किसके लिए? अर्थव्यवस्था के लिए, एक देश के लिए। पर अगर उनमें उतार चढ़ाव आते हैं तो वो एक समस्या रूप में देखा जाता है। क्या? मुद्रास्फीति को। सामान्यतः देखो दिया गया है, सामान्य रूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों को फ़ायदा होता है। जो उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं उन उत्पादकों को लाभ बढ़ता है, और जब इन उत्पादकों और नियोजकों को फ़ायदा होता है तो इनके पास पैसा आता है, और इस नए पैसे को ये लोग क्या करते हैं? निवेश करते हैं। देखो यहाँ दिया गया है, जिससे उन्हें नया पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहन मिलता है। अब जब वो नया जो पैसा उनके पास आया है, जब उसको वो मान लीजिए कि एक फैक्ट्री थी, ठीक है, उसमें मान लीजिए पेन का उत्पादन करता था, उससे उसको लाभ हुआ तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। तो वो क्या सोचेगा? एक फैक्ट्री है, मैं दूसरी लगा देता हूँ। अब दूसरी जब लगाएगा तो उसमें काम करने वाले लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है। वहाँ पे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे लोगों को नए रोज़गार भी मिलेंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्पादकीय प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। ठीक है। उत्पादन अधिक से अधिक करने की जो मनोवृत्ति है वो बढ़ती है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ता है। इस तरीके से मजदूर जो होते हैं उनका वेतन भी बढ़ता है फिर। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर देखो सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो मूल्य वृद्धि अगर एक निश्चित दर से हो रही है तो वो अच्छी मानी जाती है। अगर उसमें हर महीने या हर साल ऊपर नीचे, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कभी कम बढ़ गई, तो ये ज़्यादातर हमारी अर्थव्यवस्था में होता है। तो ये एक समस्या के रूप में है मूल्य वृद्धि, अगर उतार चढ़ाव के साथ बढ़ती है तो। ठीक है। पर अगर निश्चित दर से बढ़ती है तो ये लाभदायक भी मानी जाती है। जब अर्थतंत्र में सभी चीज़ें, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार उचित दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है, तब तात्कालिक चीज़, वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता है। अब देखो क्या दिया गया है, सभी चीज़ों का, वस्तुओं का अगर उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, और
उनका मूल्य लगातार यानी उन वस्तुओं की कीमतों में अगर उचित दर से लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी, तो क्या होगा कि जो तात्कालिक चीज़ वस्तुएं हैं या सेवाएं जो हैं उनका कुल उत्पादन अगर नहीं बढ़ता है उस तरीके से जिस तरीके से बढ़ रहा था, मतलब कहने का क्या है कि अगर मान लीजिए हर साल 2% बढ़ जाता था, अगर 2% नहीं बढ़ता है तो क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति तेज़ी से होती है, बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुएं मुद्रास्फीति की स्थिति को निर्माण करती हैं। ऐसी मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज के समय में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, और 10 चीज़ें हैं तो जनसंख्या मान लीजिए 2% बढ़ रही है, तो ऐसे में उत्पादन भी उसी दर से बढ़ना चाहिए। अभी 10 पेन उत्पादित किए जा रहे थे, उस समय कितने लोग थे, 10 लोग थे, तो सबको एक एक मिल जाता था, तो कीमत उस पर बढ़ती थी तो वो लोग खरीद लेते थे। अब मान लीजिए लोग हो गए, मान लो जनसंख्या बढ़ गई, अब लोग हो गए 15, तो ऐसे में 10 पेन हैं, ठीक है। अब 15 लोगों के पास पैसा है पर उतनी उत्पादित वस्तुएं कितनी ही हैं, कितनी पेन है, 10 ही पेन है, तो ऐसे में हर कोई बोली लगाएगा उस पेन की कि ये पेन हमें इतने में चाहिए, इतने में चाहिए, क्योंकि मांग उसकी बहुत अधिक है पर वस्तुओं का उत्पादन उस मात्रा में नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कीमतें अगर इस तरीके से बढ़ती हैं तो ये मुद्रास्फीति को जन्म देती हैं और यहाँ पर मूल्य वृद्धि आपको देखने को मिलती है और ये एक समस्या के रूप में है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मूल्य वृद्धि के क्या कारण है? तो मूल्य वृद्धि के मुख्य 2 परिवलन हैं, जिसमें एक देखो दिया गया अर्थतंत्र में चीज वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तात्कालिक वृद्धि ना हो सकने के कारण। कई बार होता है जिस तरीके से क्या होता है, जितनी मांग है यानी खरीदने वाले लोगों की संख्या अधिक है पर उतना अगर वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता है, उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं बाजार में, तो वस्तुएं कम होती हैं, खरीदने वाले अधिक होते हैं। इस परिस्थिति में भी क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है। दूसरा देखो दिया गया है, उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूल्यों में सतत वृद्धि देखने को मिलती है। फिर दूसरे में भी वही समस्या है, पर यहाँ पर दूसरी समस्या क्या है, यहाँ मांग बढ़ जाएगी पर वस्तुओं का उत्पादन उतना ही है। यहाँ मांग बढ़ गई, पहले लोग एक चीज़ का उपभोग करते थे, अब 2 चीज़ें चाहते हैं कि वो 2 चीज़ों का उपभोग करें, तो ऐसे में क्या करेंगे कि कीमतों में वृद्धि होगी। एक है जब उत्पादन कम हो और दूसरा है जब उस चीज़ की मांग बढ़ जाए, ठीक है। तो 2 परिस्थितियों में क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है, जो इसके 2 मुख्य कारण हैं। अब देखो यहाँ दिया गया है, इसके लिए निम्न कारण जवाबदार हैं। जैसे कौन कौन से और सपोर्टिव कारण होते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो मतलब मूल्य वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जिम्मेदार हैं। तो उसमें एक दिया गया है वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि। वित्तीय आपूर्ति का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में मान लीजिए 10 करोड़ था, सरकार ने वहाँ क्या किया, आपका 10 की जगह नई मुद्रा बना दी, नए पैसों को और बना दिया। 10 करोड़ की मान लीजिए 10 करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर सरकार ने नए नोट प्रिंट किए 5 करोड़, तो अब कितनी हो गई अर्थव्यवस्था में पैसे कितने हो गए, 15 करोड़। पहले कितने थे, 10 करोड़ थे, अब 5 करोड़ और नई मुद्रा उन्होंने क्या की, जारी कर दी। तो अब मार्केट में कितनी मुद्रा पहुंच गई, 15 करोड़। तो अब क्या हुआ, पैसा बढ़ गया, यानी वित्त की आपूर्ति में वृद्धि कर दी सरकार ने क्या किया, पैसा बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या है, समस्या उत्पन्न होगी। देखते हैं इसमें अर्थव्यवस्था में वित्त आपूर्ति में 3 तरह से होती है, यानी पैसा जो बढ़ाया जाता है अर्थव्यवस्था में वो 3 तरीके से बढ़ाया जाता है। पहला देखो दिया गया है कमी पूरक द्वारा, अर्थात नई मुद्रा के सृजन द्वारा, यानी सरकार क्या करे, या तो नए पैसों नई मुद्रा जो है उसको वो क्या करे, बनाए और मार्केट में दे दे, लोगों के हाथों में वो पहुंच जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो नई मुद्रा प्रिंट करके बाजार में देना, अर्थव्यवस्था में जारी करना उनको। दूसरा दिया गया मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि, अर्थात बाजार में मुद्रा की लेन देन बढ़े। कहने का मतलब क्या है कि पहले लोग क्या है, बैंकों में अपना कुछ पैसा जमा भी करते हैं, तो वहाँ से वो पैसा निकाल लिया जाए लोगों द्वारा और अलग अलग वस्तुओं को खरीदने में वो पैसा खर्च करें, ठीक है। तब भी क्या होता है आपका, क्योंकि मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग कम चीज़ों को खरीदेंगे, जो आवश्यक है उनके लिए उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे, पर जब अधिक पैसा उनके हाथों में होगा तो वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे। दूसरा देखो यहाँ, तीसरा देखो दिया गया है साख विस्तारण की नीति द्वारा ऋण की ब्याज दर घटाकर। अब यहाँ पे क्या है, बैंकों के पास, बैंक क्या करती है, बैंक कहती है कि अभी क्या, मान लीजिए अभी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको ब्याज कितने दर पे, मान लीजिए कोई पैसा आपने मान लीजिए 1 लाख रुपया लिया तो वो आपको 12% पे 1 लाख रुपया दिया गया है कुछ समय के लिए, यानी आप पर प्रति वर्ष या प्रति माह क्या होगा, 12% से ब्याज लगेगा, तो बहुत पैसा। अब 12 की जगह वो क्या कर दे, 6 में दे, तो आप क्या कहेंगे,
6% हो गया भाई, आधा हो गया, चलिए और ले लेते हैं पैसा। तो वहाँ पर जो आपको लोन आप जो बात करते हैं ना, वही है यहाँ पर साख विस्तारण। लोन लेने जब आप बैंक जाते हैं तो वो आपको पहले 12 में देता था, तब कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें, क्योंकि वापस रिटर्न करना है बैंक को, तो वो हमें 12% पर रिटर्न करना। बैंक वहाँ पर क्या करे, 12 की जगह मान लीजिए 6 पे आपको लोन देने लगे, 6% ब्याज दर पे, तो क्या करेंगे लोग, चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लें और उसको मार्केट में जब चलाएंगे तो लोगों के हाथ में जब पैसा आ जाएगा तो वो किसी वस्तु को भी खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या है, वित्तीय आपूर्ति है, इनकी वृद्धि करके क्या होता है आपका मूल्य वृद्धि हो जाती है। लोगों के हाथ में पैसा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो दूसरा यहाँ दिया गया है जनसंख्या वृद्धि। भारत में अगर देखें तो जनसंख्या वृद्धि आपका कितना 1.9 की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, और पर उतना उत्पादन वस्तुओं का नहीं बढ़ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उस दर से क्या है, आपका उत्पादन नहीं बढ़ता है। तब क्या होता है आपका कि मांगने वाले अधिक हैं, वस्तुएं कम हैं, तो लोग क्या करते हैं, अधिक पैसा देकर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जनसंख्या वृद्धि भी मूल्य वृद्धि का एक मुख्य कारण है। फिर देखो दिया गया निर्यात में वृद्धि। अब आपके मान लीजिए निर्यात का मतलब होता है अपने देश से बाहर के देश में वस्तुओं को बेचना, ये कहलाता है निर्यात। और आयात क्या होता है, जब आप विदेशों से खरीद के अपने देश में लाते हैं, वो कहलाता है आपका आयात। तो यहाँ निर्यात की बात है। तो मान लीजिए आपके देश में 15 कुंटल मान लीजिए गेहूँ हुआ, ठीक है, 15 कुंटल गेहूँ हुआ आपके यहाँ उत्पादित, और हमारे यहाँ ज़रूरत कितनी है उसकी, मान लीजिए 12 कुंटल की हमारे यहाँ ज़रूरत है, तो 3 कुंटल एक्स्ट्रा बचता है। तो उसको अगर हम निर्यात करते हैं तो उतना फ़र्क हमें हमारी अर्थव्यवस्था में या मूल्य में दिखाई नहीं देगा। पर हमारे देश में अगर वो चीज़ों को बेचते हैं तो उन्हें कम लाभ होता है। तो ऐसे में व्यापारी क्या करता है कि अधिक से अधिक वो बाहर बेचने की कोशिश करता है, यानी निर्यात को वो बढ़ा देता है, क्योंकि बाहर जब बेचता है तो उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो उसे जहाँ लाभ प्राप्त होगा वहाँ उन वस्तुओं को बेचेगा। तो ऐसे में मान लीजिए 12 कुंटल की हमारे यहाँ ज़रूरत थी, उसने क्या किया, 15 कुंटल उत्पादित किया और उसमें से उसने 10 कुंटल उसने, या मान लीजिए 5 कुंटल उसने बाहर बेच दिया। तो कितना कुंटल हमारे देश में बचा, मात्र 10। 15 उत्पादित हुआ, ठीक है, ज़रूरत 12 की थी और उसने 5 बाहर बेच दिया, और हमारे पास कितना बचा, हमारे देश में 10 कुंटल, पर ज़रूरत कितनी है, 12 की है। तो ऐसे में वस्तु हमारे बाज़ारों में कम पड़ गई, अब खरीदने वाले हैं अधिक। तो निर्यात में जब वृद्धि होती है तो भी क्या होता है आपका, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। फिर देखो दिया गया है चौथा आपका कच्चे माल की ऊंची कीमतों पर प्राप्ति। कच्चा माल, अब देखिए क्या है, हम अगर कपड़ा आप जानते हैं, कपड़ा उद्योग है, ठीक है, तो कपास जो होता है उसके लिए कच्चा माल है, एक तरीके से कपास की जो खेती की जाती है। अब कपास ही व्यापारियों को अगर ऊंची दर पर दिया जाएगा तो व्यापारी अपना लाभ कमाएगा, वो लेके आएगा, फैक्ट्रियों में कपड़े बनाएगा, और जब वो कपड़ों को बेचेगा तो क्या होगा, कच्चा माल उसे जितना मिला है उतना फिर अपना मशीनों का पैसा जोड़ेगा और उसको उतनी ही ऊंची दर में बेचेगा जितनी ऊंची दर में उसको कच्चा माल मिला था। कोई भी चीज़ मान लीजिए, क्योंकि उसे तो लाभ चाहिए, है ना। तो जब कच्चा माल ऊंची दरों पर कोई खरीदता है व्यापारी, तो जब उससे किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो उसकी कीमत को उसमें जोड़ के क्या करता है, उसको बेचता है। तो इस कारण भी क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है। पांचवा देखो दिया गया है गैर दर्ज मुद्रा का चलन, यानी काला धन। यानी सरकार को जो टैक्स आप चुकाना चाहिए आपको, वो आप जब चुकाते नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को छुपा के रखते हैं और उस काले धन को, काला धन का मतलब क्या है वही पैसा, पर वो पैसा आपके पास क्या है, गलत तरीके से है। सरकार मान लीजिए कि 5 लाख से अधिक अगर किसी की कमाई है तो उस पर टैक्स लगाएगी मान लीजिए, ठीक है। अब किसी ने कमाया 10 करोड़ और उसने अपनी कमाई कितनी दिखाई, मान लीजिए उसने कमाया 10 लाख, 5 लाख पे टैक्स लगता है, 5 से अधिक कमाई पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और आपने कमाया कितना, 10 लाख, ठीक है, पर आपने सरकार को दिखाया कितना कि मैंने साल में कितना कमाया है, मात्र 4 लाख, यानी सरकार से आपने चोरी की, आपको टैक्स भरना था। तो जो ऊपर का 6 लाख बचता है, ठीक है, उस 6 लाख को वो क्या करता है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में वो विलासिता की चीज़ों को खरीदता है, जैसे सोना चांदी ये सब चीज़ें खरीदेगा। तो और वो उसके पास वो पैसा है तो वो क्या है, ऊंची दर में मिले या कैसे भी मिले, वो क्या करेगा, चोरी से उस पैसे को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ऐसी वस्तुओं पर वो खर्च करता है जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है। तो जब
ऐसी चीज़ों पे वो खर्च करता है तो क्या होता है, ऐसे में उन वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं जो काला धन है यानी गैर दर्ज मुद्रा जो होती है उसके चलन के कारण भी क्या होता है, मूल्यों में वृद्धि देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। छठा देखो दिया गया है सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि। कई बार क्या होता है, सरकार भी क्या करती है, मूल्य वृद्धि कर देती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके पास भी कुछ पैसा है। तो देखो यहाँ दिया गया है सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, अन्य चीज़ों, वस्तुओं, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर और पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाती है, जिसके कारण क्या होती है, मूल्य वृद्धि आपको देखने को मिलती है। यानी सरकार को अगर घाटा होता है तो ऐसे में वो क्या करती है, आदेश देती है और ऐसे बहुत सारे वस्तुओं पर वो क्या करती है, आपका मूल्य बढ़ा देती है, क्योंकि उसका जो घाटा हुआ उसको वो पूरा करने की कोशिश करती है। तो कई बार सरकार भी जिम्मेदार होती है मूल्य वृद्धि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिया गया है प्राकृतिक कारण, जिसमें अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसी मानवीय परिवलनों के कारण उत्पादन घट जाता है। कई बार होता है हमारी फसलें खेतों में खड़ी होती हैं, आंधी आया, तूफान आया, बरसात आ गई, तो ऐसे में क्या होती है, हमारी फसलें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उत्पादन कम होता है। पर बाज़ार में मांग कम नहीं हुई है। ठीक है, उत्पादन कम हुआ है तो क्या है, वस्तु बाजार मैंने आपको बताया कि 12 कुंटल की मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है, और इस बार क्या हुआ, आंधी तूफान आया या बाढ़ आ गई तो उसमें फसल खराब हो गई और उत्पादन केवल हुआ 7 कुंटल का। ठीक है, तो 12 कुंटल मांग थी, 7 कुंटल ही हुआ है, तो वस्तु कम पड़ गई पर मांग कम नहीं है, लोग उतने ही हैं खरीदने वाले। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार प्राकृतिक कारण भी होते हैं जिसके कारण मूल्य वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में जिसके पास पैसा अधिक होगा वो ज़्यादा बोली लगा के उस सामान को खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। फिर देखो दिया गया है कर चोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण भी क्या है, मूल्य वृद्धि होती है। कर चोरी मैंने आपको बताया ही था कि वो अपना पैसा जो है सरकार को ना देकर क्या करते हैं, विलासिता की चीज़ें खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। और इसके अलावा संग्रहखोरी दिया गया है कि 12 कुंटल की मान लीजिए ज़रूरत थी, तो कोई बड़ा व्यापारी क्या करेगा, 1 कुंटल या 2 कुंटल खरीद के अपने पास रख लेगा। अब मार्केट में कमी कर दी उसने, 12 की ज़रूरत थी, अब वहाँ पर बाज़ार में मान लीजिए 15 उत्पादन हुआ था, 15 कुंटल, उसने क्या किया, 5 कुंटल को अपने पास जमा कर लिया, तो बचा कितना मार्केट में, 10 कुंटल बचा। तो ऐसे में जो 5 कुंटल उसने खरीद के रखा है उसको वो रख लेगा, कमी पड़ गई, और जब मूल्य वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कम है, खरीदने वाले उतने ही हैं पर माल उसने कम कर दिया बाज़ार में, तो ऐसे में क्या होगा कि कीमतों में वृद्धि जब होगी तब वो व्यापारी क्या करेगा, ऊंची दर पर उन्हीं जो संग्रह उसने किया है, चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है, फिर उसको वो निकाल के बेचता है और उससे लाभ अधिक होता है। तो संग्रहखोरी भी कहीं ना कहीं क्या है आपकी कि जिम्मेदार होती है। फिर कालाबाजारी भी आपको बता दें, ये भी क्या है, आपने कई बार मूवियों में आप देखते हैं, ब्लैक में टिकट लीजिए, क्या होता है कि सीट फुल हो चुकी हैं हॉल में, कोई नई पिक्चर आती है तो सीट फुल हो गई, पर कोई एक व्यक्ति 12 से 13 सीटें इकट्ठी खरीद लेता है टिकटें। अब अगर टिकट काउंटर से आप खरीदते तो वो आपको 150 में मिलती, पर उसने जो एक्स्ट्रा खरीद ली और आपको मूवी देखनी है, पर तो वो क्या करता है कि उसी 150 की टिकट को आपको 200 में, 250 में बेचता है। तो ये क्या होती है, कालाबाजारी होता है। ऐसी ही चीज़ें आपको हर एक क्षेत्र में देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति पहले से खरीद लेता है, आपको ज़रूरत है तो आप ऊंची दर पर खरीदिए, मार्केट में आपको मिलेगी नहीं क्योंकि वहाँ पर पहले ही बिक चुका है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हैं, ये मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर